हेलो दोस्तों। आज हम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत गेस्टाल्ट सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत के बारे में हम आज पूरी जानकारी लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गेस्टाल्ट सिद्धांत के उपनाम क्या है, मतलब गेस्टाल्ट सिद्धांत को क्या क्या कहा जाता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत को दोस्तों सूझ का सिद्धांत कहा जाता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है, अर्थात अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है, पूर्णाकार का सिद्धांत कहा जाता है, समग्र सिद्धांत कहा जाता है, सोच का सिद्धांत कहा जाता है और पूर्ण से अंश का सिद्धांत कहा जाता है। सूझ का सिद्धांत क्या कहा जाता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है, पूर्णाकार का सिद्धांत कहा जाता है, समग्र या सोच का सिद्धांत कहा जाता है, पूर्ण से अंश का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत 1920 जर्मनी में हुई थी। मतलब यह है कि दुनिया में ये 1920 में आया है और जो इसकी जो शुरुआत हुई थी 20वीं शताब्दी में जर्मनी के माध्यम से हुई थी। मतलब इसकी शुरुआत जर्मनी देश से हुई थी, न रूस से हुई थी न अमेरिका से हुई थी। कहाँ से हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत जर्मनी देश से हुई थी। इस गेस्टाल्ट सिद्धांत है जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है व्यक्तियों के नाम ही। तो इससे संबंधित व्यक्ति है मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका, कूर्ट लेविन। कौन कौन है दोस्तों? मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका, कूर्ट लेविन। मैक्स वर्दिमर इसके मेन सिद्धांतकारी बताए जाते हैं। कोहलर, कोपका, कूर्ट लेविन बाद में जोड़े हैं, जो हम बाद में देखेंगे। वैसे दोस्तों ये जो गेस्टाल्ट शब्द है ये जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार, पूर्णाकार या पूर्ण संरचना या समग्रता। मतलब ये जो गेस्टाल्ट शब्द है ये जर्मनी भाषा का शब्द है और इसका पूर्ण क्या अर्थ होता है? पूर्णाकार अर्थ होता है या पूर्ण संरचना का अर्थ होता है या समग्रता का अर्थ होता है। अर्थात जैसे क्लास में किसी बच्चे को किसी पेड़ के बारे में बताना है तो हमें केवल उसकी पत्तियों के बारे में नहीं बताना चाहिए, उसके पूरे पेड़ के बारे में बताना चाहिए, उसके कलियों के बारे में बताना चाहिए, इसके फूल के बारे में बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग ये फूल है ये पत्ती है, इस तरह से अलग अलग नहीं। किसी पेड़ के बारे में बताना है तो हमें फूल, पत्ती, लकड़ी, डाली आदि सारी चीजों को एक साथ बताना चाहिए या एक के बाद एक क्रम से बताना चाहिए। यही गेस्टाल्ट सिद्धांत कहता है। इस सिद्धांत के को मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है दोस्तों? आहा अनुभव। मतलब आहा अनुभव मतलब एक नया अनुभव। आहा अनुभव मतलब एक नया अनुभव। किसने कहा है दोस्तों? मनोवैज्ञानिकों ने। कौन से सिद्धांत को कहा है? गेस्टाल्ट सिद्धांत को। अच्छा, गेस्टाल्ट सिद्धांत में प्रयोग किए गए हैं, जैसे स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। वैसे ही गेस्टाल्ट में जो वैज्ञानिक है मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका, कूर्ट लेविन, इन्होंने कहाँ प्रयोग किए? वन मानुष पर प्रयोग किए जिसका नाम चिंपांजी था, बंदर पर प्रयोग किया, मुर्गी पर प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया। अर्थात इन्होंने वन मानुष, बंदर, मुर्गी, कुत्ते सब पे प्रयोग किया। लेकिन इन्होंने केंद्रीय द्वीप पर 1913 में दोस्तों केंद्रीय द्वीप पर सुल्तान नामक वन मानुष पर प्रयोग किया। वनमानुष पर प्रयोग किया लेकिन उसका नाम क्या था? सुल्तान। जिस वनमानुष का नाम सुल्तान था उस पर प्रयोग किया। उन्होंने क्या काम किया दोस्तों? उन्होंने केला रखा और केला रखा ऊंचाई पर और एक कमरे में उसे वनमानुष को बंद कर दिया और उसे ऐसी ऊंचाई पर रखा कि दो पिलर है या छोटे छोटे ड्रम है, वो उसके ऊपर अगर चढ़ेगा तो वो केले उससे मिल जाएंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। अब वनवान उसको भूख तो लगी थी तो वो इधर उधर होने लगा। ऊपर देखा तो केले वो भी हाथ में नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या काम किया? एक दो पिलर में से एक पिलर को अलग किया और उस पर खड़ा हुआ। फिर देखा नहीं आया, फिर इधर उधर हुआ, फिर परेशान हुआ और फिर दूसरे पिलर को भी उसके ऊपर किया। इस प्रकार उसने उस केले को छू लिया और खा लिया। इस तरह से जो प्रयोग किया गेस्टाल्ट ने, तो इसको ही गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं। और ये सबसे प्रसिद्ध मनमानुष का प्रयोग जो आया 1913 में केंद्रीय द्वीप पर।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वनमानुष का जो प्रयोग हुआ था, जो सुल्तान नामक वनमानुष था, उस पर जो प्रयोग हुआ था 1913 में, वो कौन से द्वीप पर हुआ था? तो वो कौन से द्वीप पर हुआ था दोस्तों? कैनरी द्वीप पर। अच्छा, इस सिद्धांत का या इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? दोस्तों इस सिद्धांत की उपयोगिता ये है, ये रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। रचनात्मक कार्य के लिए उपयोगी, विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य। और उसके बाद इससे हमें क्या प्राप्त होता है? नवीन ज्ञान की सार्थकता प्राप्त होती है। नवीन ज्ञान की सार्थकता मतलब नया ज्ञान मिलता है, और उसकी हमें उस नए ज्ञान की सार्थकता प्राप्त होती है, उसको कैसे यूज करेंगे और उस नवीन ज्ञान का कहाँ यूज होगा, उसकी क्या आवश्यकता होगी, इसके बारे में हमें पता होता है गेस्टाल्ट सिद्धांत के द्वारा। ये समस्या समाधान के लिए उपयोगी है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों कि समस्या समाधान के लिए कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो आप बता दीजिएगा। समस्या समाधान के लिए गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत से खोज विधि का भी जन्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अगर हम कोई रचनात्मक कार्य करेंगे तो उससे खोज होगी, नए ज्ञान होंगे, और नए ज्ञान की सार्थकता प्राप्त होगी। तो वो कैसे होगी? खोज विधि से ही होगी। तो इस सिद्धांत से हमें खोज विधि का जन्म हुआ है। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है। भाई रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है तो पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायक होगा, क्योंकि रचनात्मक कार्य मतलब कि नई नई चीजें, नई नई समस्याओं का समाधान करना, ऐसी चीजों का अगर उपयोग करेंगे तो ये पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होगी। अनुसंधान के क्षेत्र में भी उपयोगी होगी, क्योंकि नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसलिए यह किशोरावस्था तथा बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। और ऐसा नहीं दोस्तों कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन ये विशेषकर ही किशोरावस्था मतलब जो 9वीं से 12वीं की कक्षाएं होती हैं या उससे बड़ी कक्षाएं होती हैं, वहां के लिए ये गेस्टाल्ट सिद्धांत बहुत ही उपयोगी होता है। और ये एक चीज का विरोध करता है दोस्तों, वो है यांत्रिक रूप से सीखने का विरोध करता है। मतलब ये कहना चाहिए कि एक ऐसा सिद्धांत है जो गेस्टाल्ट सिद्धांत, जो किसी भी चीज को हम यांत्रिक रूप से सीखना चाहते हैं, मैकेनिकल रूप से सीखना चाहते हैं, भौतिक रूप से सीखना चाहते हैं। यांत्रिक रूप में मतलब दोस्तों हम ऐसा ऐसे इस तरह का सीखना जो हमें देख सकते हैं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का इंजन खुलता है तो हम क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन आदि सब देखते ही देखते हैं। तो वो क्या है? ये आंतरिक रूप है। इसी तरह की चीज को ये सीखने का विरोध करती है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये शुरुआत तो 1911 में वर्दीमर ने करी थी इसकी। मैक्स वर्दीमर थे जो जर्मनी के थे। बाद में क्या हुआ, 1916 में कोहलर आए और वर्दीमर से जुड़े, और उन्होंने मिलकर सुल्तान पर शोध किया। किसने? कोहलर ने। किससे जुड़े? वर्दीमर से। ठीक है। उसके बाद 1920 में कोपका जुड़े और उन्होंने गेस्टाल्ट नामक पुस्तक लिखी जो विश्व प्रसिद्ध हुई। और इसी के द्वारा पता चला कि एक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की तरह एक और सिद्धांत है जिसको बोलते हैं गेस्टाल्ट का सिद्धांत। थैंक यू दोस्तों।